वेलकम टू बीवीजी इंडिया लिमिटेड। बीवीजी इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक इरादा एक लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा घोल रहा भारत विकास का जुनून। एक इरादा एक लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा घोल रहा भारत विकास का जुनून। एक मिलकर कह दिया हर आवाज ने पुकारा, हो एक मिलकर कह दिया हर आवाज ने पुकारा। हो स्वच्छ भारत बनाए सारा, बहती रहे हर ओर रोजगार की धारा। एक मन और लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा खोल रहा भारत विकास का जुनून। BVG India Limited, India's largest integrated services company. नमस्ते। बीवीजी इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं शर्वरी पाटनकर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कड़ी मेहनत करके यशस्वी होने वाले मराठी व्यक्तियों की जीवन कहानी हम अक्सर आपके सामने पेश करते हैं और वाकई ये अनुभव बड़ा ही सुखद होता है। अलग अलग लोग, उनके अलग अलग क्षेत्र और सबका अपना अपना संघर्ष, पर इस संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाली सफलता बहुत ही अद्भुत होती है। अच्छी नौकरी हासिल करना, अच्छी खासी तनख्वाह कमाना, ऐसा सरल और सुरक्षित जीवन क्रम ये लोग कभी भी नहीं अपनाते, क्योंकि ये लोग जो सपने देखते हैं वो होते हैं बहुत बड़े और उसके लिए वो उठाते हैं बड़े जोखिम, दिखाते हैं असाधारण साहस, और इसीलिए कामयाबी सामने से आकर ऐसे लोगों के कदम चूमती है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले एक उम्दा व्यक्तित्व को। अपनी जवानी के दिनों से ही दूरंदेशी का इस्तेमाल करके जिन्होंने सही मौका सही वक्त पर चुना, अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत के बलबूते पर जिन्होंने अपना कारोबार आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और इसी तरह आगे बढ़कर जिन्होंने राष्ट्रपति भवन तक छलांग लगाई, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के गौरवशाली और उम्दा व्यक्तित्व आदरणीय श्री हनुमंतराव जी गायकवाड़। नमस्ते हनुमंतराव जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हनुमंतराव जी अपने खानदान के पहले उद्योगपति हैं, परंतु उद्योग कैसे किया जाता है ये उन्हें उनके दादा परदादाओं ने नहीं सिखाया। तो फिर ये सारे गुण उनमें आए कहाँ से? आज तक की उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा, ये जानना चाहेंगे ना आप? मेरा जन्म कोरेगांव में हुआ और बचपन उम्र के 5 साल तक रहमतपुर में गुजरा। पहली कक्षा से मैं सातारा में नवीन मराठी स्कूल में पढ़ने लगा। तब हम शाहराम मंदिर में रहते थे। मकान मालिक और हमारे बीच बहस चलती रहती। घर में कभी लाइट्स भी नहीं थे। चौथी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक हमारे घर पर सिर्फ लालटेन के दिए होते। घर में या तो 10 बाय 10 के कमरे होते या 12 बाय 12 के। रहमतपुर में छुट्टी के दिनों में हम सीताफल के पेड़ों से सीताफल तोड़ते और रेलवे स्टेशन जाकर उन्हें बेचते। 4 आने का 1 ले लो, 4 आने का 1 ले लो। और फिर गर्मियों के मौसम में आम बेचते। यही सब हम दिन भर रहमतपुर में करते रहते। और फिर दादाजी के साथ साथ गोबर इकट्ठा करते, फिर गोबर पोतना, उसके साथ साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना। तो पूरा दिन हम ऐसा ही कुछ करते रहते। चौथी की स्कॉलरशिप मिलने के बाद पिताजी को लगा मैं होशियार हूँ और मुझे पुणे में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। दरअसल मेरे मामा तब किर्लोस्कर में कामगार थे, तो पिताजी ने हमें पुणे के फुगेवाड़ी में भेज दिया और रमन बाग पाठशाला में भर्ती किया। फुगेवाड़ी में हम 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे और फुगेवाड़ी से बाल गंधर्व रंग मंदिर तक 1 रुपया फुल टिकट होता था और 50 पैसे हाफ टिकट। उस वक्त मेरी माँ को 1 रुपया जुटाने में भी बड़ी तकलीफ होती थी। माँ सिलाई का काम करती और लोगों के ब्लाउज कपड़े सीती। ऐसा करते करते मेरी पढ़ाई शुरू हुई। तभी मैंने तय किया कि ज़िंदगी में कुछ अलग करना होगा। फिर मेरी माँ को पुणे कॉरपोरेशन की पाठशाला में नौकरी मिली। पिताजी साल के 6 महीने बीमार रहते।
उन्हें डायबिटीज़ था, इसलिए और भी बीमारियां होती रहती। साल के 3-4 महीने वो अस्पताल में ही रहते। इसलिए बचपन से ही मुश्किलों का सामना करने की आदत हो गई। जब मैं पाठशाला में था तब मेरे दोस्तों के, बाकी विद्यार्थियों के जन्मदिन मनाए जाते और चॉकलेट बांटे जाते, लेकिन मैं कभी अपने जन्मदिन पर चॉकलेट नहीं बांट पाया या अपना जन्मदिन मना पाया। पाठशाला से हमारी पिकनिक जाती। मुझे याद है एक बार हमारी पिकनिक गई थी भाटगर भनेश्वर, जहाँ मेरी माँ ने मुझे भेजा था, लेकिन उसके बाद मैं एक भी पिकनिक नहीं जा पाया। हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं खुद माँ से पैसे मांगते वक्त शर्माता, क्योंकि इन सब के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही हमारा बचपन बीता, जिसमें 2 वक्त का खाना तो मिलता पर बाकी की मौज मस्ती करने के हालात नहीं थे। सातारा के स्कूल में पढ़ते हुए पेंडसे मैडम, दामले मैडम, इनके मुझ पर अच्छे संस्कार हुए। पुणे लौटकर गांगुर्डे मैडम, अंबेकर मैडम, इनसे मुझे अच्छी शिक्षा मिली। और पिताजी ने अच्छे संस्कार तो दिए ही थे। हमें सावरकर जी और स्वामी विवेकानंद जी की कहानियाँ सुनाते। उन्हें लगता मुझे कुछ अलग करना चाहिए। क्या वो तो नहीं जानते, पर वो सोचते मैं IAS बनूं। पिताजी ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। पिताजी की बहुत सी यादें मेरे जहन में हैं, पर एक घटना मुझे आज भी बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। पिताजी बीमार थे और अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। आखिर माँ ने अपनी बालियाँ बेची और मंगलसूत्र गिरवी रखा। 1000-1500 जुटाने में भी दिक्कतें आती, और तब समझ में आया कि जिंदगी में पैसे का कितना मोल है। पैसे नहीं थे, इसलिए स्कूल जाने में दिक्कत होती, और किसी से पैसे मांगने की तो हिम्मत ही नहीं थी। चोरी तो नहीं कर सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, ये बचपन से सिखाया गया था। इसलिए इस घटना के बाद ठान लिया कि जिंदगी में कुछ अलग करना है। यही सोचकर आगे बढ़ता गया। हनुमंतराव पहली कक्षा में जब पहली बार मेरे पास आया, और जब मैंने विद्यार्थियों से उनके नाम पूछे तब अक्सर बच्चे डर जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। पर हनुमंतराव सीना तान कर खड़ा हो गया, और जब मैंने उसे पूछा कि बेटे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा हनुमंतराव रामदास गायकवाड़। तब से हम उसे हनुमंतराव इस नाम से ही बुलाने लगे। उसे कहीं भी भेजो, या तो वक्तृत्व स्पर्धा हो या कथा कथन स्पर्धा हो, ये हमेशा आगे ही रहेगा। मेरे इस छोटे हनुमंतराव के बारे में मैं कहना चाहूंगी, सहन कर संसार की कठिनाइयाँ, लेकर सहकार का व्रत, भरी जिसने ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान, वो है हमारा प्यारा हनुमंतराव, हमारा हनुमंतराव। हनुमान जैसा एक विद्यार्थी जो सातार से पुणे जाकर इतनी सफलता हासिल करता है, वो एक शिक्षिका का बेटा है। इतनी सामान्य परिस्थिति से आकर भी उसने इतनी ऊंची उड़ान भरी है। आज उसका एक आदर्श मेरी पाठशाला के विद्यार्थियों के सामने रहेगा। हनुमंतराव जी गायकवाड़ ये मेरे सहपाठी, मतलब सहकारी। हम एक साथ पढ़ते थे, लेकिन वो आगे की पढ़ाई के लिए सातारा चले गए। हम उनके पुराने दोस्त हैं, और वो आज भी हमारे घर पे आते हैं, हमें उनके घर बुलाते हैं। हम अक्सर मिलते रहते हैं। जब कोई त्योहार होता है हम उसे एक साथ मनाते हैं। हम अपनी खुशियाँ आपस में मिल बांट लेते हैं। हनुमंतराव जी हमेशा हमेशा हम जैसे लोगों की मदद करते आए हैं। वो कल जैसे थे वैसे ही आज भी है, और यकीनन कल भी रहेंगे। हनुमंतराव जी को अपने आगे के जीवन के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमंत को 8वीं-9वीं कक्षा में मैं मराठी विषय पढ़ाती थी। वो बड़ा ही पढ़ाकू और मेहनती विद्यार्थी रहा है। उसे पढ़ाई में रुचि थी, और इसीलिए वो हमेशा एक गुणी विद्यार्थी के रूप में मुझे याद रहेगा। हमारा ये एक विद्यार्थी जो कि खुद के बलबूते पर इतना कामयाब हुआ है, ये देखकर हम सभी शिक्षकों को बड़ा आश्चर्य और बड़ी खुशी होती है, और तसल्ली भी। उसने जब मुझे बताया कि उसने अपने गांव में अनेक विद्यार्थियों को और नौजवानों को रोजगार दिलाया, ये बात दिल को छू गई। और उसने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, और उसके साथ ही वो अपने गांव को भूला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो, कला हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें बच्चा अच्छा प्रदर्शन दिखाए तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे से अच्छा पौधा जिसमें बहुत से फल देने की क्षमता हो, उसे भी अच्छी देखभाल की और कड़ी निगरानी की जरूरत है। SSC में हनुमंतराव जी को डिस्टिंक्शन मिलने के बाद उनकी माँ की जिम्मेदारी इसी तरह बढ़ गई, उनकी आगे की पढ़ाई को योग्य दिशा देने की जिम्मेदारी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हालात काफी कठिन थे। फुगेवाड़ी में हम 10 बाय 10 के कमरे में रहते। 4 लोगों को सोने की भी जगह नहीं थी, इसलिए हम बिस्तर के नीचे कुछ रख कर उसकी ऊंचाई बढ़ाते।
माँ और मैं नीचे सोते और भाई और पिताजी बिस्तर के ऊपर। और अगर कोई मेहमान आता तो उसे सोने के लिए हम व्यायामशाला ले जाते। 4 लोगों को जैसे तैसे बैठकर खाने की जगह होती। ऐसी परिस्थिति में फिर कभी सीएमई में जाके पढ़ाई की, शिर के मामा पास में ही रहते, कभी वहां चले जाते या कभी रास्ते पर बैठ के पढ़ाई कर लेते। 10वीं में 88% अंक मिले और ऐसे अच्छे अंक देखकर हेडमास्टर जी ने माँ से कहा कि हणमंत को अच्छे अंक मिले हैं तो इसे डिप्लोमा में एडमिशन दिलाइए। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया और सभी होशियार बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स चुनते तो मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चुना। कॉलेज आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया और कॉलेज के पहले साल में मुझे 74% अंक मिले, उसके बाद 72%, फिर 74%। जब 3rd ईयर में था तब पिताजी का निधन हुआ। पढ़ाई के बाद मुझे फिलिप्स में नौकरी लगी, 1300 रुपये पगार मिला। उस जॉब में वो मुझे ये चेक करो वो चेक करो ऐसा कहते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ अलग करना था। हमारा जीवन एक अविरत सफर होता है, कभी उतार चढ़ाव, कभी धूप छांव, कभी सरोवर की शीतल छाया तो कभी रेगिस्तान का सुनसान रास्ता। पर जिंदगी में ये सब कुछ अटल है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपका नसीब आपके रास्ते में कौन सी बातों को कितनी तीव्रता से रखता है। डिप्लोमा पास होने के बाद हनुमंतराव जी ने सही मायने में व्यवहारिक दुनिया में कदम रखा। आगे अनेक पर्याय थे, जैसे डिग्री तक की पढ़ाई पूरी करना या फिर कोई नौकरी करना या खुद का ही व्यवसाय शुरू करना या फिर पढ़ाई करते करते नौकरी या व्यवसाय करना। मैंने माँ से कहा मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में। तभी मेरे दादा दादी घर पे रहते थे, वो बूढ़े थे, उनकी जिम्मेदारी थी। तो माँ ने मुझसे कहा कि अगर तू चला गया तो घर की जिम्मेदारियाँ, खाना पकाना, ये सब मैं कैसे करूँ, इसलिए तू पुणे में ही रह। 1991 साल में माँ ने 15,000 रुपये कर्ज लिए पुणे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से और VIT में मैंने एडमिशन ले ली। वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ डोनेशन नहीं देना पड़ा, बाकी सब कॉलेजेस में डोनेशन मांगते। फिर उसके बाद साइकिल पे 21 किलोमीटर आना जाना शुरू हुआ और मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर डिप्लोमा के क्लासेस लेने शुरू किए। योगेश अत्रे नाम का मेरा डिप्लोमा का दोस्त था, हम दोनों ने मिलकर क्लासेस शुरू किए। पहले बैच में 3200 रुपये मिले, दूसरे बैच में 5000 रुपये। और उस वक्त हमेशा हम खुद को मोटिवेट करते रहते। दिमाग में एक ही गाना था, दुबले के घर जन्मा है तू, दुबला मत बन तू परंतु, कीर्ति कमा अपने बलबूते पर, यशवंत हो जयवंत हो। ऐसे गाने गाते और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, ऐसे श्लोक ऐसे गानों की मदद से खुद को मोटिवेट करता रहता। गाइड करने के लिए कोई नहीं था, पर विवेकानंद जी की किताबें पढ़ता और सोचता जिंदगी में कुछ अलग करना है। इसलिए जब कॉलेज में था तभी भारत विकास प्रतिष्ठान नामक संस्था स्थापन करने की ठान ली। उसके रजिस्ट्रेशन की अर्जी तैयार की 91 में, सबमिट किया 92 में और रजिस्ट्रेशन मिला 93 में। इतना वक्त लगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 50 रुपये भी नहीं थे। ऐसा करते करते फिर डिप्लोमा के क्लासेस 2 साल चलाए, उसके बाद जैम सॉस के बॉटल्स बेचे, फिर पेंटिंग का काम शुरू किया। 92 साल में हमारे घर का काम पूरा हुआ, तभी हमने घर पे पेंटिंग का काम किया था। ये काम युवराज घाड़गे ने किया था, तब से वो मेरा गुरु ही बन गया। मैंने देखा कि 2 लोग 10 बाय 10 या 10 बाय 12 के कमरे को एक ही दिन में घिसते हैं, प्राइमर लगाते हैं, फिर उसमें लांबी भरते हैं, 2-3 हाथ लांबी भरने के बाद उसे घिसते हैं, फिर प्राइमर लगाते हैं, फिर उसके बाद रंग का 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, रोलर फिनिश, मैट फिनिश, ये सब मैंने सीख लिया। और तब समझ में आया कि आमतौर पर 5 ब्रास का कमरा 2 लोग 3 से 4 दिनों में पूरा करते हैं। फिर सोचा मैं यही व्यवसाय करता हूँ। युवराज और 4 लोगों को इकट्ठा किया, उनसे कहा मैं काम लाता हूँ, तुम उसे पूरा करो। जिससे काम मिलता उसी से एडवांस भी मिलता, तो पैसे उठाने की कोई चिंता ही नहीं थी, पैसे आ जाते और काम भी हो जाता। उस वक्त हमें रेट मिलता 5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट। लस्टर किया तो 12 रुपए स्क्वायर फीट, ऑयल बॉन्ड किया तो 5 रुपए स्क्वायर फीट, ऑयल पेंट किया तो 7 रुपए स्क्वायर फीट। रेट तय होने के बाद काम मिलता, काम होने के बाद 40% प्रॉफिट होता। उसके बाद इन्हें 100 रुपए मजदूरी देनी पड़ती, मैं 150 रुपए दे देता, तो ये लोग भी खुश और प्रॉफिट तो था ही। और जाना तो एक बार ही पड़ता था। अगर महीने में 2 फ्लैट का काम मिलता तो एक फ्लैट में 5-7 हजार रुपए मिल जाते, तो 2 फ्लैट का काम मिलता तो 10-12 हजार रुपए हो जाते। ये सब कॉलेज के दिनों से ही शुरू किया। हणमंत ये हमारे शासकीय तंत्र निकेतन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन शाखा का विद्यार्थी था। वो 1988 से 1991 के दरमियान इस कॉलेज का विद्यार्थी रह चुका है। वैसे देखे तो हणमंत विद्यार्थी दशा में कभी सिर्फ अंकों के लिए पढ़ाई नहीं करता था,
उसके घर की परिस्थिति वैसे तो काफी सामान्य थी, इसलिए अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने का हुनर हमें उसमें उन्हीं दिनों से नजर आने लगा था। और विद्यार्थी दशा से ही उसने दो व्यवसाय, ऐसे दो छोटे मोटे व्यवसाय जिनमें ज्यादा पैसे ना लगते हो, ऐसे व्यवसाय उसने कम उम्र में ही शुरू किए थे। और ये कारोबार शुरू करके ही उसे जो आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, उसी से उसने जिंदगी में सफलता हासिल की। और मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये तो उसके लिए सिर्फ शुरुआत है, और भी उन्हें जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ना है और वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यकीनन वो इसी तरह से आगे भी कोशिश करते रहेंगे तो सफलता उनके कदम चूमती रहेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। 1985 में वो और मैं मॉडर्न हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे। 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 साल हम दोनों एक साथ पढ़े। उसके बाद इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक हमारी दोस्ती वैसी की वैसी है। उसने और मैंने साथ मिलकर किसान कंपनी के जाम और सॉस जंगली महाराज रोड पर हर एक होटल में जा जाकर उन्हें बेचने का काम किया। उसके बाद फिर घरों में जा जाकर हमने जैम बेचे। फिर वो जिंदगी के सफर में ऐसे आगे बढ़ता चला गया कि आगे बढ़ते वो आज सफलता के शिखर पर जा पहुंचा है, और उसे उस शिखर पर देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पर उसके बावजूद भी वो अपने बचपन के दोस्तों को नहीं भूला। उम्मीद है हमारी दोस्ती बरकरार रहे। ऐसा दोस्त पाने की खुशी मुझे हमेशा रहेगी। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जब मैं था, तब मुझे बालेवाड़ी स्टेडियम का एक काम मिला, और तभी हमारे घर का भी काम पूरा हुआ था। और उस वजह से कुछ कैलकुलेशंस मुझे पता थे कि एक कड़िया कितने टाइम में कितना काम कर सकता है, रेत कितनी लगती है, ईंट और पत्थर कितने लगते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस मेरे तैयार थे। और जब किसी ने मुझे बताया कि बालेवाड़ी स्टेडियम में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो वहाँ का काम आप क्यों नहीं लेते, मतलब आप वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही वहाँ चला गया और मैंने उनसे कहा मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ, अब डिग्री कर रहा हूँ और कमाई के पैसों से पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए का फ्लोरिंग का काम करने की इजाज़त दी, और इस काम ने मुझे ज़िंदगी में बहुत आत्मविश्वास दिया। मुझे लगा इस काम में मुझे 50-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल ही जाएगा, इसलिए पहले दिन से ही मैंने वहाँ के जितने भी मजदूर थे उनसे बात कर रखी थी। 2 मजदूरों के 150 रुपये होते, 100 रुपये पुरुष के और 50 रुपये महिला के। मैंने तो उन्हें 250 रुपये मजदूरी देना शुरू किया, क्योंकि मुझे काम 10-12 दिन में ख़त्म करना था। नाश्ते में उन्हें वड़ा पाव देता, उन्हें देसी दारू देता, तो लोगों को लगता ये साहब अलग है। बाकी लोग कहते हैं